बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल आउटशिट। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने न्यू नॉवल स्टार्ट करना है। आई थिंक ये थोड़ा लॉन्ग होगा। आई डोंट नो कितने एपिसोड में जाता है, 3 में जाता है, 2 में जाता है, कितने में जाता है, अभी फर्स्ट एपिसोड के बाद ही पता चलेगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल आउटशिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपना नावल। मामा, इसने धीरे से पुकारा। मिसेस दुरानी ने फाइल पर झुके झुके इनकारा भरा। मामा, वो नताशा कह रही थी कि वो एक लम्हे को रुकी। मामा से बात करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। जो कहना जल्दी कहो, मुझे बहुत काम है। मामा, नताशा कह रही थी कि हमें एग्जाम्स की तैयारी के लिए मिलकर पढ़ना चाहिए। तो मामा ने एक लम्हे को निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखा। वो कह रही थी कि हमारे घर पर नो, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी वो बदतमीज़ फ्रेंड सारा वक्त घर सर पर उठाए रखती है और मुझसे शोर हंगामा बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें अगर कंबाइन स्टडी करनी है तो इनमें से किसी के घर पर प्रोग्राम रख लो, वरना घर में रहकर पढ़ो। मम्मा ने दोबारा फाइल उठा ली। मम्मा प्लीज़, वो महा, मुझे तंग मत करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वो दिल में सोच कर बाहर चली आई। मम्मा कितनी अजीब है, मैं घर पर वक्त गुजारना चाहती हूँ और मम्मा जाने मम्मा इस तरह क्यों करती है। मेरी फ्रेंड्स की मदद कितनी अच्छी हैं, एग्ज़ाम्स के दिनों में कितना ख्याल करती है, अपने हाथों से चाय दूध वगैरह बना कर दे जाती हैं। मम्मा को मेरी फ्रेंड्स का घर पर आना पसंद नहीं है। खैर वो लोग शौक भी तो बहुत इतना करती हैं। मम्मा सारा दिन ऑफिस में सर खपा कर आती हैं, इसलिए चाहती है कि घर पुरसुकून हो, घर पुरसुकून हो। हमेशा की तरह मनफी मस्बत ख्यालात की इज़्ज़त में थी। बचपन से लेकर अब तक इसने मम्मा का यही रवैया और अंदाज़ देखा था। इसकी ज़िंदगी के इन 17 सालों में मम्मा ने 17 बार भी इससे अपनायत से बात ना की होगी। अगर घर में बुआ जी ना होती तो शायद वो कब की पागल हो चुकी होती। माही पुत्र, बुआ जी की आवाज़ पर इसने सर उठाया। पुत्र, इतनी ठंड पड़ी है, अंदर चलकर बैठ। बुआ जी मम्मा ऐसी क्यों है? इसका अंदाज़ खोया खोया सा था। कैसी? बुआ जी ने इसके बालों को सहलाया। इतनी कठोर, हर वक्त गुस्से में रहने वाली, इतनी सख्ती होती है इनके लहजे में कि ना पुत्र, दिल छोटा नहीं करते। तेरी माँ ने दुख भी तो इतने उठाए हैं, वो दिल की बुरी नहीं है। जानती है ना, शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही वो बेवा हो गई थी। दूसरी शादी की तो शोहर अय्याश निकला। बड़े सख्त हालात देखे तेरी माँ ने। बुआ जी धीरे धीरे इसके बाल से हिलाती रही और वो मामा का दुख दिल में महसूस करने लगी। मामा की ज़िंदगी के तलख पहलू 2 साल पहले बुआ जी ने इसे दिखाए थे। हर बार वो बुआ जी के मुँह से ये बातें सुनकर नए सिरे से दुखी हो जाती थी और अब भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा जी। वो कॉरिडोर में से गुजरा तो रमना के कमरे से दबी दबी हंसी की आवाज़ों ने इसके कदम जकड़ लिए। अक्काजान को लड़कियों को ऊंची आवाज़ में बोलना हंसना बिल्कुल नापसंद था। रमना इनकी सबसे बड़ी बेटी थी, मगर बेहद चंचल और शौक तबीयत की मालिक थी। इसके बरक्स इसकी छोटी 2 बहनों की तबीयत में तहम्मुल और बुर्दबारी का अंसर नुमाया था। रमना की फ्रेंड्स भी इसकी तरह चंचल थी। वो अक्काजान की तबीयत से वाकिफ़ थी, इसलिए जब भी इसकी फ्रेंड्स आती रमना के कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता। खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए जाते। अचानक पट से दरवाज़ा खुला तो वो चौंक गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमना दरवाजे पर नमदार हुई थी। वो मैं, वो लम्हे भर को गड़बड़ा गया। कौन है रमना? किससे बात कर रही हो? अंदर से बेवक्त पूछा गया। टच मी नॉट, रमना खिलखिलाई, फिर एकदम मुंह पर हाथ रख लिया। एक लम्हे को अली का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। वो आगे बढ़ गया जबकि अपने पीछे नस्वानी कहकों की बाज़गश सुनाई दी। वो शुरू से ही ऐसा था, कम को दबूसा, ज़रा ज़रा सी बात पर चेहरा सुर्ख हो जाता। लोगों की कंपनी से घबराने वाला, इसलिए रमना और इसकी फ्रेंड्स ने इसका नाम टच मी नॉट रख छोड़ा था। अली बरामदे में तख्त पर बैठी नफीसा बेगम ने इसे पुकारा। तैयबा चच्ची भी वहाँ मौजूद थी। जी अम्मा। बेटा ये लिस्ट ले लो और बाज़ार से जाकर ये सारा सामान ले आओ। ओ साजी, जा अली भाई के साथ बाज़ार से सौदा ले आ। अली के साथ साथ सहन में खड़े साजिद उर्फ साजी को भी मुखातिब किया, जो गीले कपड़े से अपनी साइकिल चमकाने में मसरूफ़ था। अली ने नफीसा बेगम के हाथ से लिस्ट ले ली और साजी के साथ बाहर निकल गया। 16 सरफ की ख़रीदारी में 2 घंटे निकल गए। पूरे महीने का राशन था। वो असर का वक्त गया, मगरिब के बाद ही घर पहुंचा था। किचन में सकीना बुआ को सब सामान थमा दिया और अपने कमरे में चला गया। मगरिब के बाद इसे 1-2 जगह ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना होता था। मैट्रिक के बाद इसने अक्काजान की दुकान इजाज़त से ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी। अक्काजान इसके फ़ैसले से काफ़ी नाखुश थे, मगर फिर भी इसके इसरार पर मान गए, क्योंकि वो कभी इस तरह किसी बात पर इसरार नहीं किया करता था। अली महज 5 वर्ष का था जब वालिदैन के साए से महरूम हो गया। हशमत जा इसके वालिद के दूर पड़े के रिश्तेदार थे। ये 3 बच्चे को अजीज़ो कारम ने अपनाने पर आनाकानी की तो हशमत जा रह न सके और अली को अपने साथ लिया। हशमत जा और रफ़ाकत जा 2 ही भाई थे। दोनों भाइयों के घर पास पास थे। नफीसा बेगम ज़रा सख्त मसाज थी और अली की आमदी ने कुछ नागवार गुजरी, मगर हशमत जा के सामने बोलने की किसी की ज़रूरत न थी। रमना, काशिफ, हुमा और सना इनके औलाद थे। रफ़ाकत जा के 2 बेटे हारून, नमान और 2 बेटियाँ आंसा और आतका थीं। गो हशमत जा ने कभी भी अली से गैरों वाला सलूक नहीं किया था और इसे कभी
बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला था, मगर नफीसा बेगम का रवैया अज़ खुद ये पावर कराने को काफ़ी था कि वो गैर था। वो इस घर में तरस खाकर लाया कि होश संभालते इसने खुद ब खुद घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो दौड़ दौड़ कर सबके काम करता, इनकार करना तो वो जानता ही नहीं था। नफीसा बेगम को भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ तो इनके रवैये में खुद ब खुद लचक आ गई। घर के अंदर बाहर के कामों के लिए अली से ज़्यादा बात शख्स भला और कौन हो सकता था। रमना इसे 6 बरस पड़ी थी, जबकि काशिफ और नुमान इससे छोटे थे। हारून के रिश्ता 5 बरस से कनाडा में मुकीम थे, वो रमना से साल भर ही बड़ा था। यूँ रमना घर में सब बच्चों में बड़ी थी, मगर बला की शोख चंचल वाक़या हुई थी। आवाज़ पर अली ने किताब पर से नज़र हटाई। इंटर के एग्ज़ाम्स होने वाले थे और वह जब भी फारिग वक्त मिलता पढ़ने में सर्फ कर देता। अली इधर, इसने सर घुमा के देखा। इसके कमरे की खिड़की पिछले सेन में खुलती थी, वहाँ रमना मौजूद थी। आप यहाँ? ये फ़िल्म तो ला दो। रमना ने एक चिट्ठी इसकी तरफ बढ़ाई। इन तीनों में से जो भी हो ले आना। मगर वो जानता था अक्काजान इन फिल्मों, ख़ास तौर पर इंडियन फिल्मों के सख्त खिलाफ थे, और यूँ चोरी छुपे रमना को फ़िल्म ला कर देना इसे ठीक नहीं लग रहा था। ओफो, अगर मगर छोड़ो और जल्दी से फ़िल्म लेकर आओ, मैं इस वक्त सख्त बोर हो रही हूँ। इसे ग्रेजुएशन किए हुए भी 2 साल हो गए थे। एमए में दाखिला लेने का फ़िलहाल कोई इरादा ना था। यूँ तो अक्काजान यानी हशमत जान ने खासी सख्त तबीयत पाई थी, मगर लड़कियों की आला तलीम के वो सबसे बड़े हामी थे। ठीक है, वो चिट हाथ में थामे बाहर निकल गया। फ़िल्म की केसर अपने स्वेटर में छुपाए वो अंदर दाखिल हुआ तो अक्काजान को देखकर रंग फक हो गया। वो सामने बरामदे में बैठे थे। अली, इन्होंने देखते पुकारा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वो थूक निकलता इन्हीं के पास चला है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बरखुरदार? अक्काजान हफ्ते में 3 दिन अपने फार्म हाउस में गुजारा करते थे। इस बार वो 2 दिन बाद ही वापस आ गए थे। जी ठीक हूँ। इसने बगल में दबी फ़िल्म की केसर को बेबसी से देखा। पर्चे कब है तुम्हारे? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद तुम्हारे इम्तिहान और तुम यूँ बाहर घूम फिर रहे हो? जी वो काम से गया था। अच्छा जाओ, जाकर पढ़ो। खलासी होने पर वो शुक्र बजा लाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रमना पिछले सेन में मौजूद थी। ये लीजिए, आपकी फ़िल्म ने तो आज मुझे मरवा देना था। क्यों, क्या हुआ? अक्काजान तशरीफ़ ले आए। क्या? मगर अभी तो सिर्फ 2 दिन। ओ मारेंगे, तुम ये फ़िल्म वापस करो। कराना। रमना गोया सर पर पैर रखे वापस दौड़ गई और वो फ़िल्म की केसट हाथ में लिए खड़ा था। दौड़ फिटे हूँ। ए लेवल्स में वो शानदार नंबरों से कामयाब हुई थी, जिस पर मामा बेहद खुश थी। मामा को खुश देखकर माँ का सिरो खून बढ़ गया। इतनी शानदार कामयाबी पे से स्कॉलरशिप मिला था। मामा खुद भी इसे इंग्लैंड भेजना चाहती थी आला तालीम के लिए। लंदन में इसके चचा का घर था, इसलिए मामा बेफिक्र थी। वो पहली बार बुआ जी और मामा से दूर जा रही थी, इसलिए खासी अफसुर्दा थी। मामा के सामने इसने अपने आंसुओं पर काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि मामा को रोने वाले लोग सख्त बुरे लगते थे। मगर एयरपोर्ट पर मामा के गले लगकर वो बुरी तरह से रोती थी। मामा की फ़ॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग ना होती तो खुद इसके साथ लंदन जाती, मगर मीटिंग बेहद अहम थी। और तब इसने पहली बार मामा की आंखों में नमी देखी। बज़ाहिर सख्त और स्पार्ट चेहरे वाली मामा का दिल खासा गजाज था और वो इससे बेतहाद प्यार करती थी। ये सब मालूम हुआ था हेथ्रो एयरपोर्ट पर। वो अपना सामान लिए परेशान से खड़ी थी। मामा ने कहा था कि चाचू से एयरपोर्ट पर रिसीव कर लेंगे। आधा घंटा हो गया था, मगर चाचू का कहीं पता नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, अपने दाएं तरफ मुड़ कर देखा। वो ग्रेसफुल सा बंदा इसी से मुखातिब था। एनी प्रॉब्लम लिटिल गर्ल? इसकी आंखें जाने की उभर आई। हसीब कहाँ रह गई यार? तभी वहाँ एक दूसरा शख्स चला और पहले वाले से मुखातिब हुआ। आप पाकिस्तानी हैं? वहाँ की आंखें चमक उठी। अजनबी देश में कोई हम वतन मिल जाए तो ऐसा एक अलग ही एहसास होता है। क्या हम शक्ल से जापानी लगते हैं? वो शख्स जिसका नाम हसीब था धीरे से मुस्कुरा दिया। इसके लहजे में शगुफ्तगी के साथ साथ बड़ों की सी शफकत थी। इनकी उम्रों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो दोनों 35 से 40 के दरमियान लगते थे। वहाँ ने महसूस किया कि दूसरा शख्स माथे पर बट डाले से तीखे चतून से घूर रहा था। क्या आप अकेली हैं? हसीब ने पूछा तो इसने इस बात में सर हिलाया। मेरे चाचू को मुझे रिसीव करने आना था, मगर अब तक पहुँचे ही नहीं। आओ हम तुम्हें ड्रॉप कर देते, घर का पता तो है ना तुम्हारे पास? जी, मगर वो तजब्जब का शिकार हुई। हसीब, हम पहले खासे लेट हो चुके हैं, चलो अब यहाँ से। इस शख्स के लहजे में महसूस की जाने वाली बेजारी थी। तभी वहाँ को सामने से चाचू आते हुए दिखाई दिए तो वह हाथ हिलाती इनकी तरफ बढ़ गई। जाते जाते मुड़कर हसीब की तरफ एक स्माइल पास की। दूसरे शख्स पर नज़र पड़ते इसके मुस्कुराते लब भिंच गए। इसे जाने के उस शख्स की सर्द आंखों से खौफ सा महसूस हुआ। पहले ये थोड़ी देर पहले मच्छरों ने काट काट के नाश किया हुआ था। मुझे मक्खी तंग करी है, मेरा दिल कर रहा है मैं इसका कत्ल कर दूँ पकड़ के। अरे वो देखो, टच मी नॉट। सोबिया के कहने पर रमना समेत इन चारों ने मुड़कर देखा। गर्ल्स कॉलेज के गेट पर मतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहा था। अरे ये घुन्ना शक्ल से कैसा मासूम लगता है, और इस तरह गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा लड़कियों को घूर है। नुदरत ने तबसरा किया। रमना, तुम तो कहती थी बड़ा सीधा लड़का है। उस्मा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। रमना खुद भी हैरान नजर आ रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी अली को गर्ल्स कॉलेज के सामने नहीं देखा था। ओह, अब समझी, आज कॉलेज में फ़न फेयर है ना, और मौसूफ रंग बिरंगी लड़कियों का नज़ारा कर रहा है। रमना ने दिल ही दिल में सोचा। वो चारों तो ग्रेजुएशन के बाद फारिग हो चुकी थी, मगर आज फ़न फेयर की वजह से चारों इकट्ठी हुई थी। हुमा, सना, आंसर और आतका भी साथ में थी। तभी शायद अली की नज़र रमना पर पड़ी थी और इसने इसे इशारे से बुलाया था। वाह, क्या दीदा दलेरी है, जाओ भाई, तुम्हें बुला रहा है, सोबिया ने कहा तो वो गेट की जानिब चल दी। अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अक्का जान ने मुझे आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। ड्राइवर कहाँ है? इसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, अपेंडिक्स का केस है, अभी भी अस्पताल में दाखिल करवा कर आए। अक्का जान भी वहीं में। आप सना अंसा वगैरह को बुलाइए, मैं इतने में टैक्सी पकड़ता हूँ। बहुजलत कहता वो पलट गया। लो, हम लोग ख्वामखा बेचारे पर शक कर रहे थे। ऐसे तो हमने इसका नाम टच मी नॉट नहीं रखा। लड़कियों से तो यूँ दूर भागता है जैसे जैसे रमना कोई मिसाल सोचने की रुकी, जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। नुदरत ने हंसते हुए टुकड़ा लगाया तो वो चारों हंस पड़ी। इस लड़के को मोहब्बत के जाल में फांसना खासा मुश्किल बल्कि नामुमकिन लगता है। जाने कौन किस्मत की हमारी इस पत्थर से सर टकराएगी। सोबिया ने कहा। इतने में आंसा वहाँ आ गई तो रमना ने इसे बाकी तीनों को बुलाने भेज दिया जो जाने किसके स्टॉल पर घूम रही थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कैली को इम्प्रेस करना मुश्किल काम है, रमना ने सोबियत से कहा। जो लड़का लड़कियों का नाम सुनकर बिदकता हो भला किसी लड़की से प्यार की पींगे कैसे बढ़ाएगा। मैं नहीं मानती, रमना ने कंधे उचकाए। आजमाइश शर्त है, चैलेंज करती हो? बिल्कुल। अगर मैं इसे पटाने में कामयाब होगी तो क्या दोगी? जो तुम कहो। तो फिर ठीक है, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। पागल हुई हो तुम दोनों? अपने से 6 बरस छोटे लड़के को फंसाने चली हो, उस्मान ने टोका। छोटा ही तो क्या हुआ, हम कौन सा सीरियस है, रमना ने बालों को झटका। फिर भी वो बहुत मासूम लड़के, तुम लोग ये फ्लर्ट करके। ओ फौजमा, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? ये तो सिर्फ मजाक है। रमना ने दुपट्टा सर पर जमाया। सना हुमा वगैरह आ चुकी थी। सामने गेट पर अली खड़ा था। वो इसके कमरा गेट की तरफ बढ़ गई। बड़ी कोई लानती औरत है फिर तू। कॉलेज का पहला दिन तो तारुफ वगैरह में गुजर गया। इसका एडमिशन तो लंदन पहुंचने से पहले ही हो चुका था। चंद दिन तो यूं ही बोर से गुजर गए। क्लास में किसी से खास फ्रैंकनेस ना हो सकी। कुछ वो कम गोर अलग थलग रहने वाली थी तो कुछ इन गोरों का रवैया सच सा था जो हर एशियन खास तौर पर बरसगीर के बाशिंदों से होता है। शायद इनके ज़हन में आज भी ये बात कायम है कि निस्फ सदी पहले बस बरसगीर के लोग इनके गुलाम थे और 50 बरस का अरसा भी इनके जहनों से बट्री का जम ख़त्म नहीं कर पाया। हेलो, मैं नन्नी शर्मा हूँ। 5वीं रोज़ इसकी क्लास फेलो इसके रूबरू थी। महा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। महा दुरानी। महा ने अपना हाथ इसके बड़े हुए हाथ में दिया। पाकिस्तानी? नन्नी के पूछने पर महा ने इस बात में सर हिलाया। मेरा ताल्लुक भारत के शहर आगरा से है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? ऑफ कोर्स। महा धीरे से मुस्कुराई। फिर अगले चंद दिनों में दोनों की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। महा जितनी कम को थी, नन्नी इतनी बातूनी थी। वो छोटी छोटी बातों पर एक्साइटेड हो जाया करती थी। नन्नी की फैमिली गुज़िश्ता 20 बरस से लंदन में सेटल थी। महा के चाचू अवैस दुरानी के घर में इनकी बेगम और 2 छोटे छोटे बेटे थे, साद और असद। बेतरतीब 6 और 4 साल के थे। अवैस दुरानी का अपना पेट्रोल पंप और 1-2 शॉप्स थी, जबकि इनकी बेगम सबा भी जॉब करती थी। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे, महा कॉलेज में होती थी। यूँ चाचू के घर सब शाम के वक्त इकट्ठे हो पाते थे। अक्सर अवैस दुरानी और सबा लेट नाइट पार्टीज भी अटेंड किया करते थे। अवैस चाचू लिए दिए रहने वाले इंसान थे, सबा भी मसरूफ़ रहती थी। महा चंद ही दिनों में बोर हो गई थी और ऐसे में नन्नी की दोस्ती से गनीमत लगी। मामा तकरीबन रोज़ ही फ़ोन करती। मामा इसके बारे में जितनी फ़िक्रमंद रहती थी, चाचू इतने बेफिक्र थे। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि महा कितने बच्चे घर से जाती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है। एक बार महा ने इनसे नन्नी के घर जाने की इजाज़त मांगी तो चाचू सबा चाची ने इसे यूँ देखा जैसे इसने कोई अजीब बात कही हो। ये पाकिस्तान नहीं, इंग्लैंड है। तुम जहाँ जाना चाहो हमसे बिना पूछे जा सकती हो। हाँ, मगर अपने साथ अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा की रखना मत भूलना। चाचू की बात पर वो हैरान हुई थी, मगर रफ्ता रफ्ता आदी होगी। अगरचे मामा पाकिस्तान में थी, मगर इनका खौफ यहाँ भी इसके दिल में था। वो चाहते हुए भी कोई ऐसा काम नहीं करती थी जो मामा को नापसंद था। नन्नी के अलावा इसकी दोस्ती मेमुना अब्दुल अजीज़ और सोफिया बशीर से भी हो गई थी, जो चंद दिनों बाद इनकी क्लास में आई थी। मेमुना का ताल्लुक मिस्र से था, जबकि सोफिया तुर्की से ताल्लुक़ रखती थी। मेमुना बहुत सादा सी लड़की थी, जबकि सोफिया नन्नी की तरह शौक मगर कुछ अड़ियल सी लड़की थी। वो अपने मूड की मालिक थी। मूड होता तो रात गए तक सड़कों पर आवारागर्दी करती रहती और कभी 2-2 दिन तक कॉलेज ना आती। सोफिया की तरह नन्नी भी घूमने फिरने की दिलदादा थी। वो दोनों अचानक ही कोई ना कोई प्रोग्राम सेट कर लेती और महा को भी अपने साथ घसीट लेती। मेमुना तो साफ इनकार कर देती, मगर महा इनका साथ देने पर मजबूर हो जाती। इस रोज़ भी वो तीनों विंडो शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। गर्मा गर्म भाप उड़ाती कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद वो सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर वॉक कर रही थी। एक बात कहूँ, नन्नी के कहने पर सोफिया और महा इसकी तरफ देखने लगी। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। किससे? दोनों के मुंह से निकला। नन्नी निचला लब दांतों में दबाते हुए मुस्कुराई। कुछ मुंह से भी फूटोगी या यूं ही मुस्कुराती रहोगी? महा ने कहा। अजीत नाम है इसका। तुम कहाँ मिली इससे? देखने में कैसा है? करता क्या कि हमारे कॉलेज में पढ़ता है? सोफिया और महा के पैदर पे सवालात पर नंदी ने हाथ उठाकर रोका। दम तो लो ज़रा, सब बताती हूँ। वो इंडिया में रहता है, MBA कर रहा है। पिछले 2 माह से हमारा इंटरनेट पर राब्ता है। नंदी ने तफसील बताई। तो तुम इससे मिली नहीं, मगर जल्दी वो यहाँ आएगा अपने माता पिता के साथ। ओ, जब भी मैं कहूँ मोहतरमा नंदिनी साहबा दिन ब दिन निखरती क्यों जा रही हैं? सोफिया ने छेड़ा तो वो हंसती। चलो इसी खुशी में आइसक्रीम खाते हैं, नंदी ने ऑफ़र की। उफ़, इतनी ठंड में फिर अभी तो कॉफ़ी पी है, महा ने सर्दी की शिद्दत महसूस करते हुए कहा। कॉफ़ी पिए हुए घंटा हो गया, चलो ना, यही तो मौसम है आइसक्रीम खाने का। वो दोनों इसे अपने साथ घसीटते हुए ले गई। कौन आइसक्रीम हाथ में लिए वो पलटी थी और किसी से पूरी तरह टकरा गई।
हाथ में मौजूद आइसक्रीम मुकाबल का लिबास दागदार कर चुकी थी। माँ ने सर उठाकर देखा तो एक लम्हे को खौफसदा सी होगी। 2 आंखें इसे घूर रही थी। इन आंखों की वहशती से सहमाने को काफ़ी थी। सॉरी मम्मा, मैं। इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल करती वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ चुका था। माँ की आंखें जाने क्यों भर आ गई। क्या हुआ, कुछ कहा इसने? इसके रोने पर वो दोनों भी घबरा गई। इसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं, चलो अब घर चलते, बहुत देर हो गई। माँ ने आंसू पहुँचते हुए आगे कदम बढ़ा दिए, मगर अभी भी यूँ लग रहा था जैसे किसी की निगाहों की तपश इसे पिघला देगी। क्यों तुम मोमा? अली ने आवाज़ पर सर उठाकर देखा। पिछले सेन में खिलने वाली खिड़की में रमना खड़ी थी। आप यहाँ? कोई काम था क्या? मुड़कर खिड़की तक आए। क्यों? क्या मैं बगैर किसी काम के यहाँ नहीं आ सकती? बड़ी बड़ी झील के गहरे पानी जैसी नीली आंखें पटपटाकर बोलती वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। अली एकदम सटपटा गया। नहीं, वो मेरा मतलब था कि वो अटक सा गया। तो रमना खिलखिलाकर हंसती। अक्काजान आज सुबह फार्म हाउस पर गए थे, इसलिए वो दिल खोलकर हंस रही थी। दोपहर का वक्त था, सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ऐसे में रमना का अली के कमरे में आना यकीनन अचंभे की बात थी, और ऐसा पहली बार हुआ था कि रमना बगैर किसी काम के अली के पास आई थी। बड़ी बगैरती करना आई, और की करना आई रमना। मैं इधर से आती हूँ। वो फिर अगले सेकंड में वो इसके कमरे में मौजूद थी। ओहो, बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। इसकी चारपाई पर पड़ी किताबें देखते हुए इसने कहा, फिर खुद भी बैठ गई। अली अभी तक हैरान परेशान सा खड़ा था। अरे तुम खड़े क्यों? आओ बैठो ना। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाए, अगर किसी ने देख लिया तो क्या? वो बेखौफी से बोलती इसके मुकाबले आ खड़ी हुई। अली के लिए तो आज हैरान होने का दिन था। अच्छा नहीं लगता रमना, अगर कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। तुम ये क्यों समझते हो कि अगर कोई तुम्हें मुखातिब करेगा तो सिर्फ काम के लिए करेगा? तुमने ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया कि तुम इस घर में काम करने के लिए पैदा हुए हो? मैं अपनी औकात जानता हूँ रमना बीबी। वो इस्तज़ाई अंदाज में हंसा। शट अप, मेरे नाम के साथ ये बीबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है ये तुम मेरे दिल से पूछो। वो कदरे रुख मोड़कर बड़बड़ाई, मगर इस तरह के अली इसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर सुन सकता था। एनीवे, तुम पढ़ो, मैं चलती हूँ। इसने जाने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, फिर एकदम इसकी तरफ देखने लगी। सुनो, एहसास कमतरी से निकलो, अपने आप को इतना कमतर मत समझा करो। ये कहकर वो छपाक से बाहर निकल गई। शाबाश रमना, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाहर निकलकर इसने दिल ही दिल में खुद को दाद दी थी और फिर ज़ेर लब गुनगुनाती अंदर की तरफ बढ़ गई। बड़ी ही लानती किस्म की मक्खी है, कभी मेरे मुंह के पास आ रही है, नाक के ऊपर बैठ रही है, कभी मेरे बाजू के ऊपर बैठ रही है आके। हेलो सर। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए इसने पलट कर देखा। वो गुड़िया सी लड़की इसी से मुखातिब थी। मुझे पहचाना आपने? ऑफ कोर्स भाई, तुम्हें मैं भूल सकता हूँ। वो मुस्कुराया। कैसी हो? फ़ाइन, आप कैसे हैं? एकदम फ़र्स्ट क्लास। तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो? जी, मगर आप यहाँ? जी भाई, मेरा दोस्त यहाँ पर लेक्चरर है, इसी से मिलने आया था। ज़ईम हसन कंप्यूटर क्लासेस लेता है, शायद तुम जानती हो। नहीं, देखा तो नहीं, मगर इनके बारे में सुना ज़रूर है। वो तो फाइनल की क्लासेस को पढ़ाते, मैं तो अभी जूनियर हूँ। अरे हम इतनी देर से बातें करें, तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। वैसे मुझे हसीब रज़ा कहते हैं, सब मुझे रज़ा के नाम से पुकारते हैं। मेरा नाम माह है। बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट सा नाम है। अच्छा मैं चलता हूँ, ये मेरा कार्ड रख लो, कभी भी मेरी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। हसीब ने अपना कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया और फिर प्यार से इसके सर पर चपत लगाकर गाड़ी में बैठ गया और जाते जाते एक बार फिर माह की तरफ देखकर हाथ हिलाया। कौन थी ये हैंडसम? सोफिया ने पूछा। शर्म करो, इतने बड़े हैं वो हमसे। माह ने घूरा। ओ कम ऑन, हैंडसम बंदे की तारीफ़ की जाती है, उम्र नहीं देखी जाती। सोफिया ने बालों को झटका। तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? नंदी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नहीं, एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी। ओह, नंदी और सोफिया ने छेड़ा। कम ऑन, वो मेरे लिए बिल्कुल बड़े भाई की तरह। माह ने जीत होकर कहा तो वो दोनों हंसती। ये मैमूना की बच्ची तो कहरा को प्यारी होगी, इतने दिन हो गए कोई रब्ता ही नहीं किया। मनहूस मक्खी फिर मैनू तंग कर रही है। अब मैं अपने खेस के अंदर जा रही हूँ। अच्छा, किधर थी मैं? माह ने मौजू बदल दिया। मैमूना गुज़िश्ता एक हफ्ते से अपने घर गई हुई थी। परसों बात हुई थी मेरी, मैं तुम लोग को बताना भूल गई, इसकी दादी की डेथ हो गई है, इसलिए वो नहीं आ सकी। सोफी ने चिंगम चबाते हुए मदद से इतला दी। माह हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। कितनी बेपरवाह बेहिस लड़की थी, कोई मरिया चीज़ इसके लिए आम सी बात थी। और तुम हमें अब बता रही हो? कहा ना याद नहीं रहा, कल शाम को पार्टी में गई हुई थी मैं, इसलिए तुम लोगों को बताना भूल गई। माह तासब से इसे देख कर रहेगी। मैमूना अगले 2 दिन बाद वापस आ गई और बेहद अफसरदा थी। माँ की वफ़ात के बाद दादी ने इसे पाला था, इसके वालिद ने दूसरी शादी कर रखी थी, इसलिए दादी इसके लिए सब कुछ थी। रफ्ता रफ्ता वो बहल की। माह को बेहद अच्छी लगती थी। मैमूना की भी नंदी और सोफिया की निस्बत माह से ज़्यादा बनती थी। सुनो, आज शाम के बाद मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। इस रोज़ नंदी ने इन तीनों से कहा था। किससे? अजीत से। व्हाट? वो लंदन कब आया? माह और सोफिया चिल्लाई। 2 दिन हो गए। घुन्नी, तुम हमें अब बता रही हो? जाहिर है पहले मैं खुद तो मिल लेती इससे। कैसे? ये तुम लोग बताना। आज शाम को हम आइसक्रीम बार में मिल रहे हैं। नंदी ने इनवाइट किया, मैमूना ने तो साफ इनकार कर दिया। सोफिया और माह शाम को वहाँ मौजूद थी।
अजीत अच्छा सुलझा हुआ लड़का था। सोफिया और महा दोनों को अच्छा लगा था। डिनर के बाद अजीत और नन्ही चले गए। सोफिया का इरादा वॉक करने का था, मजबूरन महा को इसका साथ देना पड़ा। रात के 10 बज रहे थे, मगर यूँ लग रहा था जैसे आधी रात बीत गई हो। सर्द मौसम, हर तरफ छाई कहर। माँ ने जैकेट की पॉकेट में हाथ डाले। सोफिया को कोई जानने वाला मिल गया तो महा को रुकने का कहकर आगे बढ़ गई। महा को वहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, मगर सोफिया का कुछ पता नहीं चलता। वो इलाका भी कुछ सुनसान सा लग रहा था। महा को एकदम खौफ सा महसूस हुआ। इसने वापसी के लिए कदम मोड़ लिया। हाय बेबी, 3 लड़के इसके सामने आ खड़े हुए थे। महा ने इनकी जानिब देखा तो जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो तीनों हप्पी टाइप लड़के खबासे से नकूसते इसे देख रहे थे। महा ने आगे बढ़ना चाहा तो एक लड़के ने इसका बाजू पकड़ लिया। हनी डोंट वरी, वी आर विद यू, लीव मी। महा ने अपना बाजू छुड़ाना चाहा, मगर बेबस रही। वो 3 लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। किसी अनहोनी का एहसास होते इसके आंसू बहने लगे। डोंट क्राई बेबी, एक लड़के ने इसके चेहरे को छुआ तो वो तड़प उठी। हेल्प हेल्प, वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, मगर वहाँ इसकी कोई मदद कोई नहीं था। वो सवाई चीखने की और कुछ नहीं कर सकती थी। ए लीव हर, छोड़ो इसे। फनकारती हुई आवाज़ पर वो तीनों लड़के पलटे थे। सामने खड़ा शख्स डेल डोल में इन तीनों पर भारी था। जाओ अपना काम करो, एक लड़का बोला। मैंने कहा लड़की को छोड़ दो, अगर ना छोड़े तो। अगले लम्हे में इन लड़कों पर पल पड़ा। ज़रा सी देर में वो तीनों वहाँ से भाग गए। माँ एक तरफ खड़ी मुंह पर दोनों हाथ रखे बुरी तरह रो रही थी। चलो, वो इसे अपनी गाड़ी तक लाए। इसका पूरा वजूद हिचकियों की जद में था। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, मगर वो अभी भी रो रही थी। घर कहाँ है आपका, इसने पूछा, मगर वो रोती रही। देखिए, इस तरह रोने का कोई फ़ायदा नहीं। खुदा का शुक्र अदा करें कि मैं बर वक्त वहाँ पहुँच गया। आप मुझे अपने घर का पता बताएं, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। इसकी तसल्ली में इस लहजे पर महा के आंसू थमे। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर इस शख्स को देख सकती। वो इस वक्त मर जाने की हद तक शर्मिंदा हो रही थी। झुके सर के साथ इसने घर का पता बताया। अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक था और वो चाबी रखना भूल गई थी। चाचू और सबा चाची किसी पार्टी में गए हुए थे और इनकी वापसी रात 2-3 बजे से पहले नहीं होनी थी। वो परेशान थी, दरवाजे के पास खड़ी थी जब वो गाड़ी से उतरकर इसके पास चला। यहाँ खासी रोशनी थी और महा बखूबी इसे देख सकती थी। आंखों में सर्द से तासुरात लिए वो शख्स वही था जो हसीब रज़ा के साथ एयरपोर्ट पर मिला था। एनी प्रॉब्लम, इसके पूछने पर महा ने झिझकते हुए सिचुएशन बताई। वो एक लम्हे को सोच में पकड़ गया। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम आज की रात मेरे घर पर गुजार सकती हो। और जाने क्यों महा का दिल आंखें बंद करके इस पर एतबार करने को चाह रहा था। अभी कुछ देर पहले जो हादसा इसके साथ पेश आया था, इसने इसके मर्तों पर एतबार उठा दिया था, मगर सामने खड़ा ये शख्स इसके एतबार को बहाल कर रहा था। महा ने इस बात में सर हिला दिया। सारा रास्ता खामोशी से कटा। आओ, दरवाज़ा खोलते हुए इसे इशारा किया था। वो कुछ झिझकते हुए इसके पीछे अंदर दाखिल हुई थी। वो अपार्टमेंट सादा मगर खुशनुमा था। महा को सोफे पर बैठने का कहकर वो अंदर गुम हो गया। वो सुकड़ी सिमटी हुई बैठी थी, हाथों को बाहम रगड़ कर गर्म करना चाहता, तभी वो आ गया। डिनर सूट की बजाय वो सादा सी शलवार कमीज़ में मलबूस था। एक शॉल इसकी तरफ बढ़ाई थी। इसकी निगाहों में सर्द मोहरी थी। महा को जाने की उसकी आंखों से अजीब सा खौफ महसूस होता था। आतिशदान में जलती लकड़ियों की महक फैली हुई थी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो रंगों से खेलने में मसरूफ़ था। गाहे बगाहे पास रखे कॉफ़ी के मग से सिप भी ले लेता था। ऊंचा लंबा मजबूत कसरती बदन, गंदमी रंगत और कॉफ़ी रंग के बाल, रिमलेस फ्रेम का चश्मा इसके शख्सियत को पुरवकार बनाता था। दायां हाथ काल पर रखे वो बेख्तियारी से देखी गई। एनी प्रॉब्लम, गंभीर आवाज़ पर वो चौंकी थी। फिर एकदम शर्मिंदा होकर सरनफी में हिलाया था। वो अपने साथ साथ इसके लिए भी कॉफ़ी ले आया था। मुझे ज़ईम हसन कहते हैं। जिस कॉलेज में आप पढ़ती हैं मैं भी वहीं पढ़ाता हूँ। गुज़िश्ता 16 बरस से लंदन में मुकीम हूँ। और आपकी फ़ैमिली, न जाने की वो पूछ बैठी। लम्हे भर को ज़ईम हसन का चेहरा तारीक हुआ, मगर अगले ही पल वो संभल गया। मेरी कोई फैमिली नहीं। चंद सानिया खामोश रह गई। वो खामोश रही। आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगी? मेरा नाम माहा है, माहा दुरानी। अपनी मामा की इकलौती औलाद हूँ। पापा की डेथ हो चुकी है तब मैं सिर्फ चंद साल की थी। मामा ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। ए लेवल्स में टॉप करने पर मुझे स्कॉलरशिप मिला, इसलिए पढ़ने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ अपने चाचू के साथ रहती हूँ। मैं रात देर तक पेंटिंग करने का आदी हूँ। आप सोना चाहें तो सामने वाले बेडरूम में जाकर सो सकती हैं। वही अजनबी सा लहजा औद कर आया। वो उठकर एजल के करीब जा खड़ा हुआ। ऑफ वाइट और ब्राउन मैचिंग पर्दे और कालीन और बड़ा सा जहाजी साइज़ का बेड। हीटर ऑन होने की वजह से कमरा खासा गर्म था। बेड पर लेटते महा की आंखें बंद होने लगी। नरम गरम कंबल में लिपटी वो चंद ही लम्हों में गाफिल हो गई। ज़ईम काफ़ी देर पेंटिंग में मसरूफ़ रहा। काफ़ी दिनों से पेंटिंग मुकम्मल करना चाह रहा था, मगर वक्त ही नहीं मिलता था। कई घंटों की मेहनत के बाद वो पेंटिंग मुकम्मल कर पाया था। दीवार की घड़ियाल ने 3 बजने का ऐलान किया। तभी से एहसास हुआ कि कितना वक्त बीत गया। रंगों को समेट कर रखा और आराम करने की गर्ज से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होती इसकी नज़र बेखबर सोई महा पर पड़ी। वो बिल्कुल भूल चुका था कि महा वहाँ थी।
इतनी देर में वो इसके वजूद से यकसर बेपरवाह हो गया था। अभी से सामने देखकर एहसास हुआ कि कितने सुकून से सो रही थी वो। अभी कम उम्र थी ना, वरना एक गैर मर्द की मौजूदगी में इसी के कमरे में इस कदर सुकून से ना सो रही होती। ज़ईम ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली। हर बार ये चेहरा इसे डिस्टर्ब कर देता था और अब भी ऐसा ही हुआ था। वो सर छटकता बाहर निकला है। तुमने कभी गौर से आईने में ख़ुद को देखा? क्या मतलब? अली ने हैरत से इसे देखा। मैंने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया रमना। आजकल आप, वो कुछ कहते कहते चिचक गया। आजकल मैं बहुत अजीब अजीब बातें करने लगी हूँ, यही कहना चाहते हो ना? वो खामोश रहा। अली, तुमने कभी सोचा कि तुम कितने खूबसूरत हो? मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि मैं अपने लिए कुछ सोच सकूँ। पहली बार हल्का सा शिकवा इसके लबों से निकला था। ये तो तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया? अपने लिए वक्त निकालो अली, अपनी एक लाहिदा शिनाख्त बनाओ, एक मुकाम बनाओ। रमना बीबी, जद्दोजहद वहाँ की जाती है जहाँ कोई आपको सराहने वाला हो, आपके गलत पर टोकने वाला और सही पर दाद देने वाला हो। मैं हूँ ना? जी? वो खासा हैरान हुआ। हाँ अली, तुम मेरे लिए क्या हो ये शायद तुम नहीं जानते। रमना, आप लबों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। सोचो, मगर इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो उठ कर चली गई और अली सोचो कि भंवर में फंसा वहीं बैठा रहा। रमना का इल्तफ़ात अली के लिए बाइस से हैरत था। वो अक्सर अली के साथ बातों में मसरूफ़ पाई जाती थी। जिन दिनों का चांद घर पर होते, रमना की अली से मुलाकातें तकरीबन ख़त्म हो जाती। अली घर के कामों के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने भी जाया करता था। फारिग औक़ात में रमना से गपशप हो जाती। लाशऊरी तौर पर वो भी इसकी कंपनी इंजॉय करने लगा था। इसे भी रमना का इंतज़ार रहने लगा था। रमना का मास्टर्स मुकम्मल हुआ और अली ने इंटर पास करके ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। रमना और अली में खासी बेतकल्फ़ी हो चुकी थी। नफीसा बेगम अक्सर बीमार रहती थी। इन्हें अंदाज़ा ही ना हो सका कि इनकी नाक के नीचे रमना क्या खेल खेल रही है। इसलिए शादी में शिरकत करने के लिए तैयारियां की जा रही थी। सभी लोग जा रहे थे। अली बेटा, ज़रा देखना तो ये लड़कियां कहाँ रह गई। गज़ब खुदा का, इतनी देर होने को आई है पर इन लड़कियों की तैयारियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। नफीसा बेगम चिल्लाकर कहते हुए तख्त पर बैठ गई। ड्राइवर कब से गाड़ी तैयार किए खड़ा था, मगर इन लड़कियों का कहीं पता ही ना था। अली ऊपर गया तो सना और हुमा तैयार होकर नीचे ही आ रही थी। वह धीरे से दस्तक देकर रमना के कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे को झिझक गया। रमना बिना दुपट्टे के आईने के सामने खड़ी थी। कौन? अली, ये तुम हो? चलो शुक्र है कोई तो है। प्लीज़ ज़रा ये नेकलेस का हुक तो लगा दो। लौख लानत, हम रमना दे। दुपट्टा शाने पर धरते हुए इसने लंबे घने स्याह बालों का आबशर हटा और अली के पास चली। मैं वो बिदका। तो रमना ने एक अदासे से घूरा। ओफो, पहले इतनी देर हो गई है। वो ठिनकी। अली ने लरसते हाथों से नेकलेस का हुक लगा और फ़ौरन पलटने लगा जब रमना ने पुकार लिया। बताओ कि नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? अली ने एक नज़र इसकी तरफ देखा तो मबहूत रह गया। वो बेहद हसीन लग रही थी। अगले पल वो नज़र चुरा गया। बताओ ना, बताना नहीं चाहते या हिम्मत नहीं रखते? रमना इसके सामने आ गई। बहुत बहुत अच्छी, वो घबरा कर कहते बाहर निकल गया। बेवकूफ़। रमना के लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। माँ की आंख खुली तो एक लम्हे को बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो कहाँ थी। अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। तभी इसकी नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी और तभी से एहसास हुआ कि वो कहाँ थी। उठकर कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में रखे सोफे कम बेड पर ज़ईम सो रहा था। सामने पड़ी मेज़ पर रंग बिखरे हुए थे। कॉफ़ी के मग इसी तरह धरे थे। एज़ल पर धरी पेंटिंग मुकम्मल हो चुकी थी। वहाँ कुछ देर इस पेंटिंग को देखती रही। इसकी समझ में न आया कि इस पेंटिंग में मुसव्वर क्या दिखाना चाह रहा था, मगर फिर भी वो बेहद खूबसूरत थी। देखने वालों को अपनी तरफ खींचती थी। वो पलटी तो एक लम्हे को रुक सी गई। ज़ईम हसन जाग चुका था और इसी को देख रहा था। वो जाने क्यों घबरा सी गई। गुड मॉर्निंग। इसके सामने यूं ही अल्फाज ज़ुबान का साथ छोड़ने लगते थे। वो धीरे से सर हिलाता उठकर अंदर चला गया। वहाँ ने सीने में अटकी सांस खारिज की। सुबह के 8 बज रहे थे। ओह 9 बजे तो मिसेस मार्केट की क्लास है। आज का लेक्चर तो बहुत अहम है। वो सोच में पड़ गई। मुझे अब घर जाना चाहिए। वो सोचों में गुम बैठी थी जब ज़ईम हसन कमरे से बरामद हुआ। वो अभी तक रफ से हुलिये में था। वो सर, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने आपको रोका तो नहीं है? वही सर्द मोहर सा लहजा था। वहाँ जाने की शर्मिंदा हो गई। तब शायद ज़ईम को अपने रवैये का एहसास हुआ। मेरा ख्याल है नाश्ता कर लिया जाए, इसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। मुझे 9 बजे कॉलेज पहुँचना है। मैं खुद चली जाऊँगी। आप? वो एक लम्हे को रुका। ओके, मैं गाड़ी की चाबियाँ ले लूँ। अगले चंद मिनटों में इसके साथ अपने घर के रास्ते पर गामज़न थी। थैंक यू सर। घर के सामने उतरते हुए इसने कहा। इट्स ओके। कोशिश कीजिएगा कि आइंदा यूँ रात के तक बाहर ना रहे। धीमे मगर मजबूत लहजे में कहता वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो मुसलसल डोरबेल बजा रही थी। सुबह के 8:30 बजे चाचू वगैरह सो रहे होते थे। तकरीबन 10 मिनट बाद सबा चच्ची ने दरवाज़ा खोला। इसे दरवाजे पर देखकर वो यकीनन हैरान हुई थी। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वो यकीनन लाइलम थी कि महारात भर घर से बाहर रही थी। वो एक फ्रेंड के घर पर थी। वो जाने क्यों सच न बता सकी। सबा मुतमिन हुई या नहीं, मगर इन्होंने जाहिर न किया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। माँ का दिल जाने क्यों बुरा होने लगा। इसके अपने चचा चची इस कदर बेपरवाह और बेहिस होंगे, इसका इससे अंदाज़ा ना था। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो रात भर घर से क्यों गायब रही थी। अगर मामा को पता चल जाए तो वो मुझे जान से मार डाले। मामा का ख्याल आते वो खौफज़दा सी होगी। आई एम सॉरी मामा, आइंदा मैं रात गए तक घर से बाहर नहीं रहूँगी। दिल्ली में मामा से मुखातिब थी।
तैयबा चच्ची के बड़े बेटे हारून तालीम मुकम्मल होने के बाद कनाडा से आ रहे थे। तकरीबन 7 वर्ष बाद वो वापस आ रहे थे, इसलिए तैयबा चच्ची और रफ़ाकत चचा बेहद खुश थे। घर भर में इनके इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही थी। इधर दूसरी तरफ रमना हर वक्त अली के साथ दिखाई देती। दिनों अकाचान फार्म हाउस पर होते वो सारा दिन अली को बातों में लगाए रखती। इसे महसूस हो रहा था कि अली भी इसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। बस कुछ दिन और फिर मैं ये शर्त जीत जाऊँगी। वो फ़ोन पर नुदरत से बात करी थी। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था कि तुम शर्त जीत जाओगी, और अब तो सोबिया को भी मालूम हो गया। कोई लड़की खुद से किसी लड़की की तरफ बढ़े और लड़का तवज्जो न देगी तो हो ही नहीं सकता। वैसे शर्त जीतने पर सोबिया से क्या लोगी? तुम्हें याद है इसका वो पिंक ड्रेस जो इसने अपने लिए बनवा रखा है और मुझे बहुत पसंद आया था? वो तो सोबिया को बेहद पसंद है। शर्त तो शर्त है, शर्त लगाइए तो पूरी भी करे। वो मुस्कुराई। तभी इसकी नज़र अंदर दाखिल होते अली पर पड़ी। तुम नहीं जानती नुदरत मैं अली से किस कदर प्यार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जानबूझकर अली को सुनाने की खातिर ऊंचा बोल रही थी। दूसरी तरफ नुदरत को एकदम इसके पलटा खाने पर हैरत हो रही थी। पता नहीं वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। बस तुम मेरे लिए दुआ करना। अगर अली मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। लहजा गुलूगीर बनाया। अली अपनी जगह सुन सा खड़ा था। फ़ोन रखकर रमना पलटी तो हैरान होने की ज़बरदस्त एक्टिंग करने लगी। अली तो तुम कब आए? लहजा घबराहट का अक्स लिए हुए था। मैं बस अभी। वो गोया किसी ख्वाब से जागा था। तुमने कुछ मेरा मतलब तुम बिल्कुल अभी आए हो ना? तुमने कुछ सुना तो नहीं? इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करने पर रमना ने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी। वो धीरे से नफ़ी में सहलाता वापस पलट गया। अपने कमरे में पहुंचकर वो काफ़ी गुमसुम सा बैठा रहा। रमना इससे 6 बरस बड़ी थी। उम्रों के फ़र्क को नज़रअंदाज भी कर दिया जाते तो भी वो कभी रमना को इस नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। रमना इससे मोहब्बत करने लगी, यह एहसास इसके लिए परेशान कुन था। 19 वर्ष का वो लड़का अपनी उम्र से ज़्यादा पुख्ता सोच का मालिक था। बेशक हशमत जहाँ ने इसे अपने बच्चों की तरह पाला था, मगर वो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। भलाई इन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाला लड़का इनका दामाद? नहीं, ये कैसे हो सकता है? रमना गलत रास्ते पर चल रही है। इस तरारी कैफियत में वो नाखुन चबाता बेहद परेशान लग रहा था। रमना ने अली का दिल अपनी तरफ माइल करने के लिए ऐसा किया था, मगर इसका उल्टा असर हुआ था कि वो इससे खिंचा सा रहने लगा। कोशिश करता कि फारिग औकात में घर से बाहर रहे ताकि इसका और रमना का सामना कम से कम हो। बना बनाया खेल यूँ बिगड़ जाने पर रमना दिल मिला कर रहेगी। अब जबकि वो शर्त जीतने वाली थी, सब कुछ उलट हो गया। अली मेरी बात सुनो। चंद दिनों बाद इसे बात करने का मौका मिल गया। कोई काम? शट अप। कितनी बार कहा खुद को मुलाजिम समझना छोड़ दो। वो दृष्टि से बोली, फिर इसके मुकाबले आ खड़ी हुई। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? गहरी झील सी नीली आंखों में ढेर सारा पानी जमा हो गया। वो बेख्तियार नजरें चुरा गया। बोलो ना अली, आखिर क्या कसूर है मेरा? इसका बाजू झंझोड़ डाला। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठ मत बोलो। तुम झूठ मत बोलो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। आप मेरे लिए बेहद काबिल एहतराम है रमना। मैं कोई गलत बात? रमना ने इसकी बात काटी। मोहब्बत करना गलत बात नहीं है। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अली, ये तुम भी जानते हो। ये ठीक नहीं है रमना। क्यों ठीक नहीं है? आपके और मेरे मुकाम में और हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोहब्बत हैसियत या मर्तबा नहीं देखती। ठीक है मैं तुमसे बड़ी हूँ, मगर मोहब्बत उम्रों के फ़र्क से मावरा होती है। मैं आपके काबिल नहीं हूँ रमना। क्यों? तुम लूले हो, लंगड़े हो या? मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। इसकी बात कता करके बोला लहजे में बेबसी खुली थी। मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसे सोचो कि भंवर में फटकता छोड़कर उठकर चली गई। लानती औरत। आज शाम को हम लोग स्पाइडरमैन 2 का शो देखने चल रहे हैं। आखिरी लेक्चर से फारिग होते सोफिया ने कहा। सॉरी मैं नहीं जाऊँगी। महा ने मना कर दिया। ए महा, क्या अभी तक खफा हो मुझसे? सोफिया के कहने पर इसने खामोश निगाह इस पर डाली। इतनी बार तो तुमसे सॉरी कर चुकी हूँ यार। एक्चुअली इस दिन मेरा स्कूल फ्रेंड मिल गया और मैं। प्लीज़ सोफिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या? तो फिर तुम आज शाम को चल रही हो ना? देखो आज तो मेमूना भी हमारे साथ चल रही है। कम मौन महा, छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो। नन्नी ने भी इसे कायल करना चाहा। ठीक है, मगर ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहूँगी। वो चारों शाम को सिनेमा हॉल पहुँच चुकी थी। फिल्म देखने के दौरान वक्त गुजरने का पता ही न चला। रात के 12 बजे थे। ओफ, इतनी देर होगी। कलाई पर बंदी घड़ी देखते वो बड़बड़ाई। मेमूना भी देर हो जाने पर कुछ परेशान सी हो रही थी। कम मौन, तुम लोग तो ख्वाम खा परेशान हो रही है। ये लंदन है स्वीट हार्ट, नन्नी ने कहा तो सोफिया ने भी इसकी तायद की। सोफिया के पास अपनी गाड़ी थी। वो चारों साथ ही चली थी। सोफिया ने सबको इनके घरों पर ड्रॉप करने की जिम्मेदारी ली। मेमूना को ड्रॉप करके महा को ड्रॉप करने चाह रही थी कि रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी। ओ नो, वो तीनों एक ज़ुबान होकर बोली। मैं देखती हूँ। सोफिया बोनट पर चुकी काफ़ी देर से फॉल्ट चेक करने की कोशिश कर रही थी। 1:30 बज चुका था। वहाँ पर जाने की बेचैनी से सवार थी। तभी मेटेलिक ग्रेसविक पास आकर रुकी। एनी प्रॉब्लम? जानी पहचानी आवाज़ पर महा ने सर उठाकर देखा। हसीब रज़ा को देखकर इसे यकगोना सुकून का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे लिटिल किड, तुम यहाँ? महा ने मुख्तसरन गाड़ी ख़राब हो जाने और इतनी रात के बाहर होने का सबब बताया। उफ़, तो इफ़ यू डोंट माइंड हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं, हसीब ने ऑफ़र की। इसके हम कहने पर वो चौंकी। ज़ईम हसन भी सादी था, जिसे वो देख नहीं पाई थी। महा ने देखा इसके चेहरे पर पथरीले से तासुरात थे। वो तीनों हसीब की गाड़ी में सवार हो चुकी थी।
ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट के ज़ईम हसन है? नन्ही ने महा के कान में सरगोशी की तो इसने इस बात में सर हिला दिया। ही इज़ कूल यार, सोफिया ने भी तबसरा किया जो इतना बुलंद ज़रूर था कि गाड़ी में मौजूद हर फर्द ने सुना था। हसीब बसा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़ईम इसी तरह संजीदा सा बैठा था। अगर ये कॉम्प्लीमेंट मेरे एहसास में था तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर इनके लिए था तो ज़ईम की तरफ इशारा करते इसने मसनूई तासुफ से सर हिलाया। ज़ईम ने एक तनबीही निगाह हसीब पर डाली थी। ये कॉम्प्लीमेंट उसके लिए जो वाकई खुद को इस लायक समझता है। सोफ़े के लहजे में असलियत में था। वेरी वेल सर, हसीब का कहकर खासा बुलंद था। यहाँ से लेफ़्ट ले लें। नन्ही का घर आ चुका था। सोफ़िया भी इसके साथ उतर गई। इसका इरादा नन्ही के यहाँ ठहरने का था। इन दोनों के जाने के बाद गाड़ी में एकदम खामोशी सी होगी। लिटिल गर्ल, आप बोलती नहीं है? हसीब ने बैक व्यू मिरर में इसे देखा, जो खासी घबराई भी लग रही थी। जी आप इतना घबराई भी क्यों है? नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। दाएँ हाथ से चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे अड़सा। वाकई जो रात को 2 बजे तक बाहर रह सकता वो भला क्यों कर घबराने लगा। ज़ईम के लहजे में तंज के साथ साथ महसूस की जाने वाली नागवारी थी। महा के दिल पर मनोबोझ आ गिरा। जाने किस एहसास के तहत आंखें भरा गई। हसीब इसके फीकी पल के देख चुका था जब इस सरजनिश करने वाले अंदाज में ज़ईम की तरफ देखा, जो इसी संजीदगी से बैठा था। महा को ड्रॉप करने के बाद हसीब ज़ईम से उलझ पड़ा। तुम्हें क्या हो जाता है यार? ख्वामखा बेचारी लड़की को शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? मेरे रवैये पर या इसके शर्मिंदा होने पर? दोनों पर। इसने बताया तो था कि मूवी देखने के बाद वापसी पर इनकी गाड़ी ख़राब हो गई। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर यूरोप है माय डियर, जहाँ दिन सोते और रातें जागती हैं। यूरोप में रहने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी इक़्तिदार को भूल जाए। मैंने पहले भी इस लड़की से कहा था कि रात देर तक बाहर न रहा करे, मगर हसीब के चेहरे पर नज़र पड़ते हुए चुप हो गया। हसीब के लबों पर बड़ी मशकूक सी मुस्कुराहट थी। मुझे ख़तरे की बू आ रही है। और लीव इट यार, तुम जानते हो वो हमसे आधी उम्र की लड़की है। मोहब्बत तुम लोग की कैद से आज़ाद होती है। तुम जानते हो मुझे मोहब्बत जैसी फजूल बातों पर यकीन नहीं है। यकीन का क्या, कभी भी आ सकता है। हसीब अब मुकम्मल शरारत के मूड में था। हो सकता है, ज़ईम ने शाने उचकाए, मगर इस लड़की से मोहब्बत नेवर। यकलख्त इसकी आंखों का रंग लहू रंग हुआ। हसीब ने ध्यान ही न दिया। तुम्हारी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कब तक मुतवक्का है? हसीब ने मौजू बदल दिया। अपने दोस्त के मिजाज को वो खूब समझता था। अगले माह। थोड़ा सा काम बाकी है, इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। घर पहुंचकर भी इसका जहन महा की तरफ लगा रहा। हर बार की तरह इस बार भी इस लड़की का चेहरे से बहुत कुछ याद दिला गया था। बरसों पहले लगने वाली आग एक बार फिर भड़क उठी थी। अच्छा जी, उफ़, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुसलसल अपने कमरे में टहलते हुए सोच रही थी। अक्का जान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दांतों से नाखून कुतरते हुए वो बेहद मुस्तरब नजर आ रही थी। इस रोज़ अक्का जान अचानक ही घर आ गए। वो इस वक्त अली के कमरे की तरफ से आ रही थी। अक्का जान को सामने देखकर एकदम वो घबरा गई। अक्का जान इस वक्त तो कुछ नहीं बोले, मगर दूसरे दिन इन्होंने जो बात की थी वो रमना का चैन करार छीन लेने को काफ़ी थी। अक्का जान ने अली और रमना की शादी का फैसला किया था। खेल खेल में बात इतनी बढ़ जाएगी ऐसे तो इसने सोचा भी नहीं था। अली के अच्छे किरदार और शराफत को देखते हुए हशमत शाह ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था वो इसे अपना दामाद बनाएंगे। इनका इरादा हुमायूं सना के लिए था, मगर कुछ अरसे से वो देख रहे थे कि रमना का रुझान अली की तरफ था, और अली भी रमना के काम भरपूर तवज्जो से करता था। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है कि मस्ताक हशमत शाह ने यह फैसला किया था। नफीसा बेगम ने दबे लफ्ज़ों में इस फैसले की मुखालफत की, जिस पर हशमत शाह ने दो टोक अंदाज में इन्हें मना कर दिया। अली देखा भाला था, आगे बढ़ने का शौक़ रखता था, मगर आप ये भी तो देखें कि दोनों की उम्र में 6 बरस का फ़र्क है। बस बेगम, हमारा मुंह न खुलवाएं। हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया। जो बात आप घर पर रहते हुए न जान पाई वो हम एक लम्हे में जान गए। मज़ीद हम कुछ सुनना चाहते हैं न कहना चाहते। इन्होंने आंखें मूंद ली। ये इशारा था कि अब मज़ीद कुछ भी कहना सुनना बेकार था। नफीसा बेगम खामोशी से वहाँ उठ गई। रमना ने माँ के सामने वबीला मचाया तो इन्होंने मनोन हशमत शाह के अल्फाज दोहरा दिए। रमना बहरहाल अक्का जान के सामने बोलने की हिम्मत न रखती थी। अली भी गुज़िश्ता 8 दिनों से फार्म हाउस किया हुआ था। अक्का जान इसे भी अपने फैसले से आगाह करते रहे, जिस पर हमारे हैरत की कुछ देर तो कुछ बोल ही नहीं पाया। अक्का जान, मैं इतनी इज्जत के लायक नहीं हूँ। इनके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला था। क्या मैं इतना भी हक नहीं कि तुम्हें अपना बेटा मान सकें? इनकी बात पर वो तड़प गया। खुदा ना ख्वास्ता मुझे आपका हर फैसला दिलो जान से मंजूर है। माया तो शक्कर की इसकी आंखें भर आ गई। ये सब यूँ अचानक हो जाएगा और इतनी आसानी से हो जाएगा ऐसा तो इसने सोचा भी नहीं था। घर पहुँचते इसकी मतलाशी निगाहों ने रमना को ढूंढा था। अपने जोश और खुशी में वह नफीसा बेगम की निगाहों की सरदमोहरी को बिना देख सका। पता नहीं रमना कहाँ जा चुकी थी। वो इस साथ सो नहीं पाया। रमना कितनी खुश होगी। वो तश्म तसव्वुर से इसके चेहरे से फूटती रोशनियों का अक्स देख रहा था। अगली सुबह हारून जा आ रहे थे। सब लोग इन्हें लेने एयरपोर्ट जा रहे थे। यही मौका था रमना से मिलने का, मगर इसे जानकर सख्त मायूसी हुई कि रमना भी साथ जा रही थी। सना, हुमा और आतिका के पेपर्स हो रहे थे, इसलिए वो लोग एयरपोर्ट नहीं जा रही थी। रफ़ाकत जा, तैयबा चची, रमना, आंसा और नुमान एयरपोर्ट जा रहे थे। रमना ने एक बार भी नज़र उठाकर अली की तरफ नहीं देखा, जिस पर अली की बेकरारी में इजाफा हुआ था। रमना इसे मुसलसल नज़रअंदाज करी थी, जिस पर वो उलझ कर रह जाता। कहाँ तो वो इसके बगैर मर जाने की बातें किया करती थी, और अब जबकि तकदीर ने बिना किसी रुकावट के से इन्हें एक कर दिया, वो बिल्कुल लाताल्लुक हो गई थी। जब से हारून आया था इसका ज़्यादातर वक्त तैयबा चची के यहाँ गुजरने लगा। वो अक्सर हारून के साथ गुफ्तगू करते हुए पाई जाती। इस रोज़ भी अली अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा रमना के रवैये पर गौर कर रहा था। तब हल्की सी दस्तक के साथ ही दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुई। रमना को देखकर अली के चेहरे पर रौनक आ गई। आज इतने अरसे बाद वो इसके कमरे में आई थी। तुम्हें क्या हो गया रमना? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
मैं यहाँ तुमसे सिर्फ एक बात कहने आई हूँ। इसके बदले बदले लहजे पे अली ठिठका। मैं चाहती हूँ कि तुम अक्का जान से खुद बात करके इस रिश्ते से इनकार कर दो। रमना की बात पर अली की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मगर तुमने तो झूठ कहा था, मजाक था वो सब। मजाक? हाँ, शर्त लगाई थी मैंने सोबिया से। इसका ख्याल था तुम्हें मोहब्बत के जाल में फांसना बहुत मुश्किल है और अब मैं ये शर्त जीत चुकी हूँ। तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कह दो रमना कि सब झूठ है, तुम मजाक कर रही हो ना। मजाक ये नहीं, वो था जो मैंने पहले किया था। अगर यकीन ना आए तो मेरे साथ अभी चल कर देख लो। मेरी सब फ्रेंड्स मेरे कमरे में मौजूद है और ये देखो, ये गुलाबी सूट शर्ट जीतने पर सोबिया ने मुझे दिए। अली बेयकीनी से इसके हाथ में था। मैं सूट को देख रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि ये खेल इतना संजीदा रुख बदल लेगा। मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत हाँ, वो भी तुमसे। अभी मेरा म्यार इतना नहीं गिरा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूँ। वो सब सिर्फ एक मजाक था, समझे? बेहतर होगा तुम खुद अक्का जान को इनकार कर दो, क्योंकि तुम्हारी नाम नहाद मोहब्बत में अपनी औलाद की खुशियाँ भी कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। वो चली कि जब अली कितनी देर तक एक ही जावे पर बैठा रहा। नहीं रमना, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। महज कपड़ों के चंद टुकड़ों की खातिर मेरा दिल नहीं तोड़ सकती। मेरी मोहब्बत इतनी अर्जा थी कि इसने महज एक जोड़े की खातिर उस सर घुटनों में दी से सक उठा। इतना बड़ा धोखा! आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? रमना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस रोज़ वो ज़िंदगी में पहली बार रोया था। अक्का जान से कुछ कहने की हिम्मत न थी। वो तो इनके एहसानों के बोझ तले दबा था। भला इनके फैसले से इनहराफ कैसे कर सकता था? इसने पहली बार किसी से मोहब्बत की थी, मगर ये पता न था कि जिससे मोहब्बत किया वो महज खेल खेल रही थी, जिसकी नज़र में इसकी कीमत चंद कपड़ों से भी अरसा थी। इस रात वो तकिए में सर छुपाकर खूब रोई थी। ज़ईम हसन के अल्फाज नेज़े की अनी की तरह दिल में खुबे थे। वही हुआ था जो वो नहीं चाहती थी। लाशौरी तौर पर इतनी रात के ज़ईम का सामना नहीं करना चाहती थी। कोशिश कीजिएगा आइंदा इतनी देर तक घर से बाहर न रहे। ये अल्फाज इसके दिल पर लिखे थे, मगर जाने की इस बार चूक होगी। ज़ईम का लहजा बेहद तकलीफ देता। मम्मा, मैं इनसे सॉरी कर लूँगी। बेतुका सा ख्याल जहन में आया, मगर फिर खुद ही अपने ख्याल की नफ़ी कर ली। भला इनसे सॉरी करने की क्या तुक है? आखिर वो मेरे लगते क्या है? चाहे कुछ भी है, मगर मैंने खफा नहीं देख सकती। सोने से पहले आखिरी ख्याल था जो इसके जहन में आई एम इम्प्रेस्ड। यार, बंदे दोनों कूल हैं। सोफिया ने तबसरा किया। ज़ईम हसन की बात ज़रा अलग है। नन्ही सोफे के हाथ पर हाथ मार कर हंसी। लेक्चर बंक करके वो चारों कल रात का वाक़या डिस्कस कर रही थी। खैरियत? महा बड़ी चुप है। नन्ही ने सोफिया को आंख मारते हुए करीब बैठी महा को छेड़ा। लगता है ज़ईम हसन के ट्रांस में अभी तक। सोफिया ने टोका दिया। शट अप, तुम लोगों के पास सवा इस टॉपिक की और कोई बात नहीं है। वो चिढ़कर गोया भी। क्या हुआ महा? मैमूना ने पूछा। महा कभी भी इस तरह का रवैया नहीं रखती थी। इसका दिल जाने क्यों भरा है? वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो दी। वो तीनों परेशान सी हो गए इसके गिर बैठ के। आई एम सॉरी महा, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। सोफिया ने इसके चेहरे पर से हाथ हटाया, मगर वो रोती रही। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैमूना के पूछने पर धीरे धीरे सरनफी में हिलाने लगी। देखो, हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, बताओ क्या हुआ है? नन्ही ने चमकारा। मैं इनको खफा नहीं देख सकती। किसे? ज़ईम हसन को। वो कल मुझसे बेहद खफा थे। मैं नहीं जानती कि मुझे इनकी नाराज़गी की इतनी परवाह क्यों है। रोते रोते इसने बताया था। वेरी सिंपल, तुम इनसे मोहब्बत करने लगी हो। सोफिया ने हाथ छाड़े। महा रोना भूल कर इसकी शक्ल देखने लगी। मेरा ख्याल है सोफिया ठीक कह रही है। नंदिनी ने भी इसकी तायद की। मोहब्बत कोई लम्हों का खेल नहीं है। मैमूना ने इख्तिलाफ राय किया। आजकल मोहब्बत ऐसे की जाती है। सोफिया ने चुंगम का गुब्बारा बनाया। मोहब्बत ज़मानों की कैद से आज़ाद होती है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। यू आर राइट। महा को भी ज़ईम हसन से मोहब्बत हो गई। नंदिनी ने मैमूना की बात पकड़ ली। नन्ही ठीक कह रही है कि मोहब्बत सोचे समझे मंसूबे के तहत की जाती तो महा अपने से इतने बड़े शख्स से मोहब्बत कभी ना करती। क्यों महा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सोफिया ने इसे तायद चाहिए जो खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। वो क्या कहती? मैं इस खामोश नज़रों से बारी बारी इन तीनों को देखा। नन्ही और सोफिया का तज्जिया इसे दुरुस्त लगा। मैमूना की तरफ से इसने धीरे से नज़र चुराई थी। इस वक्त मैमूना ने कुछ नहीं कहा और चुपके से उठकर वहाँ से चली गई। वो तुमसे हसद करती है। नन्ही ने खुद से सर छटका। इसे मैमूना कभी अच्छी न लगी थी। वजह शायद मैमूना की इख्तिलाफ राय की आदत थी, जबकि महा बिला चूँच राय दोनों की बात मान लिया करती थी। सोफिया नंदनी काफ़ी देर महा की ब्रेन वॉशिंग करती नहीं। गुफ्तगू के इख्तिताम थे इसे यकीन हो चला था कि वो वाकई ज़ईम हसन से मोहब्बत करती है। महा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। शाम में मैमूना का फ़ोन आया। इसने छूटते ही कहा था। क्या किया मैंने? महा का लहजा पुरतमाद था। अनजान मत बनो, तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक कहा तुमने, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। महा का लहजा पतला पतला हुआ था। सोफिया और नन्ही की ब्रेन वॉशिंग अपना काम कर चुकी थी। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना है, और एक मुखलिस दोस्त होने के नाते मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आगे बढ़ने से पहले सोच लेना कि आया तुम्हारा ये इकदाम दुरुस्त है या नहीं। नन्ही और सोफिया को मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करती थी। मुझे तुमसे अलग होने का अफसोस है, मगर मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझती रहूँगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। वो सांप को लड़की थी जो दिल में था वही ज़ुबान पर था। एक लम्हे को महा का दिल गदाज हुआ, मगर अगले लम्हे सोफिया नन्ही की बातें जेल में दिल में गर्दिश करने लगी। वो तुमसे हसद करती है। शायद वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि ज़ईम हसन जैसे शानदार शख्स को तुम्हारे साथ देख सके। सोफिया नन्ही ठीक कहती है। मैं वाकई ज़ईम हसन से मोहब्बत करने लगी हूँ। आखिरी सोच आते लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई। अक्का जान के चंद मेहमान दूसरे शहर से आए हुए थे। इनके खाने पीने का बंदोबस्त करना था, इसलिए घर में एक हड़बोंग सी मची हुई थी। नफीसा बेगम बरामदे में रखे तख्त पर बैठे बैठे सकीना बुआ को हदायत दे रही थी।
साजिद सिलबट्टे पर बड़ी तंदी से मसाले पीसने में मसरूफ़ था। सना हुमा के कॉलेज से छुट्टियां थी, इसलिए वो भी साथ लगी हुई थी। रमना सामने बैठे अपने नाखूनों को फाइल कर रही थी। अपने सामने मैगज़ीन का ढेर लगा रखा था। नफीसा बेगम की डांट फटकार भी इस पर कोई असर नहीं कर रही थी, जो इसके फोड़पने पर कर रही थी। तभी अली अंदर चला। लीजिए अम्मा, सब सामान आ गया। डेरे शाह पर तख्त पर रखे चेहरे पर बला की संजीदगी थी। जब से रमना से बात हुई थी वो बहुत कम और अलग थलग हो गया था। बोलता तो पहले भी बहुत कम था, मगर अब तो किसी से मुखातिब करने पर ही बोलता था। रमना, अरे रमना, ये सब सामान ज़रा बावर्ची खाने में रखवा दे। नफीसा बेगम की पुकार पर नाचारी से उठना पड़ा। इसे आते देखकर अली पीछे हटा। तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब सामान कौन उठाएगा? लहजे में इतनी हकारत थी कि अली का खून खौल उठा। इसे अब साजी और अली में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता था। वो दांत पर दांत जमाता शापर उठाकर किचन की तरफ चला गया। पीछे पीछे रमना दाखिल हुई। तुमने अभी तक अक्का जान से बात क्यों नहीं की? वो बाहर निकलने लगा जब रमना की धीमी मगर सख्त आवाज़ सुनाई थी। वह एक नज़र रमना पर डाल के बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। रमना महज दांत पीस कर आएगी। क्या हो रहा भाई? हारून की आवाज़ सुनाई दी तो अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करती बाहर चली है। अक्का जान के मेहमान आ रहे हैं। सना ने इतला दी। वह फ्रूट बास्केट में से सेब उठाकर खाने लगा। तुम सुनाओ अली, कहाँ होते हो यार? नज़र ही नहीं आते। नफीसा बेगम का हिसाब किताब समझाते अली से मुखातिब हुआ। यही तो होता हूँ। लहजा धीमा था। हारून से 8-9 बरस पड़ा था। इसका लहजा खुद बहुत मुअद्दब हो जाता था। बाज़ लोग तो यहाँ होते हुए भी नज़र नहीं आते। हारून की रमना पर पड़ने वाली पुरशौक निगाली से महफी न रह सकी। किरण वो रमना से नज़र न आने का शिकवा करा था। जवाबन रमना ने एक अदा से मुस्कुराहट पास की थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, नज़र चुरा कर बाहर निकल गया। हारून और रमना का बढ़ता हुआ इल्तफ़ात इसकी नज़रों से पोशीदा न था। वो खुद भी अब रमना का तालिब न था, मगर अक्का जान से बात करना बहुत मुश्किल था। वो मरकर भी अपने मुँह से इनकार नहीं कर सकता था। 1-2 बार हिम्मत करके अक्का जान से बात करना चाहिए, मगर इनके सामने जाते ही जैसे गूंगा हो जाता। अल्फाज गड़बड़ होने लगते और वो पलट आता। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमने अब तक बात क्यों नहीं की अक्का जान से? इस रोज़ वो फनकारती हुई इसके सर पर चढ़ दौड़ी थी। मैं इनकार नहीं कर सकता। इसका लहजा तो टोक था। क्या कहा तुमने? रमना बीबी, अगर आपको इनकार करना है तो खुद कर दे। मैं अक्का जान से कुछ नहीं कहूँगा। अब प्लीज़ आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाए। इसके लहजे में इतनी बेगानगी थी कि रमना को अपनी शदीद इंसल्ट महसूस हुई। तुम क्या समझते हो अक्का जान से इनकार न करके तुम मुझे पालोगे? अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी बल्कि खुशफहमी का शिकार हो। तुमने मुझे चैलेंज करके अच्छा नहीं किया। अब देखना रमना हशमत जाह तुम्हारा क्या हशर करती है। जहरीली लागन की तरफ फनकारती वापस पलट गई। अली को अपना वजूद बेहद करीब लगा, जो रमना जैसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। इतना नादान था मेरा दिल की मोहब्बत और धोखे में फ़र्क ही न जान पाया। इसने थक कर आंखें मूंद ली। इतनी किरचियाँ बिखरी थी जिनकी चुभन इसे चैन से सोने भी न देती थी। इसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया, बिल्कुल चुप साध ली। रमना की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी थी। इस दिन के बाद वो दोबारा इसके पास नहीं आई। इसका दिल कहता था कि इस खामोशी के पीछे कोई राज छुपा, मगर वो सब सोचना भी नहीं चाहता था। रमना ने कोई बड्डी बगैरती मारनी। इसने बहुत डरते डरते अंदर कदम रखा। मैं आई कम इन सर? आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह थी। आइए मिस माहा, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। मुकाबिल के अंदाज पर बेहोश होते होते बची थी। वो सर्द मोहरी और बेगान के लाताल्लुक़ सा अंदाज सब गायब था। सामने मौजूद शख्स के लबों पर धीमा सा तबस्सुम था। बैठिए। इसे बैठने का इशारा करके वो चेयर की बैक पर सर टकाकर ईजी होकर बैठ गया। माहा के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो तो खुद को ज़हनी तौर पर ज़ईम हसन की डांट सुनने के लिए तैयार कर आई थी। ज़ईम हसन की किताब लाइब्रेरी में रहेगी, जो इत्तफाकन सोफ़िया वगैरह के हाथ लगी। सोफ़िया वगैरह के उकसाने पर इसने 2 कार्ड्स इसमें रखे थे, एक सॉरी का और दूसरा फ्रेंडशिप का। दूसरे दिन वो किताब वहीं रख दी जहाँ से उठाई थी। इस दिन वो सारा दिन मुस्तरिब रही थी। कॉलेज टाइम ख़त्म होने वाला था, मगर ज़ईम हसन की तरफ से कोई रद्दमल सामने नहीं आया। आखिरी पीरियड चल रहा था जब इसे ज़ईम हसन ने अपने ऑफिस में तलब किया। वो चलतू जलालतू का वेट करते हुए अंदर दाखिल हुई, मगर ज़ईम हसन का रवैया देखकर अभी तक हैरत ज़दा सी बैठी थी। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें पूछना चाहता हूँ। वो रुक कर इसे देखने लगा, जो लब काटते हुए बेहद मुस्तरब लग रही थी। ये 2 कार्ड्स, एक सॉरी का, दूसरा फ्रेंडशिप का। अब आप मुझे बताएं कि मुझे कार्ड्स देने का मकसद क्या है? लहजा नॉर्मल था, मगर अल्फाज बर्फ़ से ज़्यादा ठंडे थे। वो सर, वो वर्ड की बी ब्रेव माहा, तुम सिर्फ ये सोचना कि तुम इनसे मोहब्बत करती हो। सोफ़िया और नन्नी की बात याद आई तो वो कुछ ईजी होकर बैठ गई। सॉरी इसलिए कि आपने मुझे रात के तक बाहर रहने से मना किया था, मगर मैंने आपकी बात ना मानी। फ्रेंडशिप का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। ज़ईम हसन की आंखों में आंखें डालकर वो बेखौफी से बोलती चली गई। अपनी जुर्रत पर वो खुद भी हैरान थी। निचला लब दांतों में दबाकर ज़ईम हसन ने इसे देखा था। वो गड़बड़ा कर नजर ने झुका गई। आप जानते कि मैं उम्र में आपसे कितना बड़ा हूँ? दोस्ती उम्र की कैद से आज़ाद होती है। लफ्ज़ मोहब्बत इसके लबों पर आते आते रुक गया। आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती है? वो खासे महसूस कुन अंदाज में सवाल कर रहा था। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी 18 साल ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द से इस तरह की गुफ्तगू कर रही थी। उफ़, अगर मामा को पता चल जाए तो? सोच की परवाज़ बदली तो परेशान सी होगी। चंद लम्हे की खुद एतमादी हवा होती महसूस हुई। मम्मा ने तेरी गिच्ची मरोड़ देनी थी। ये भी तो मुमकिन है कि आप मुझे अच्छी ना लगती हूँ। अनाबिल अब मुतबस्सम थे। वहाँ की आंखों में एक लख्त वैरानिया ने डेरा डाला था। जस्ट किडिंग। ज़ईम हसन ने इसकी परेशानी और मायूसी को कम किया। मैं आपको अच्छा लगता हूँ? हालांकि जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, हमारी कोई भी मुलाकात खुशगवार नहीं थी। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? आज इन्हें क्या हो गया? दिल में खुद से मुखातिब थी। आपने जवाब नहीं दिया महादुरानी।
ज़ईम हसन की आवाज़ पर वो चौंकी। कमाल है, इतनी देर से मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी तो कुछ कहें। मैं जाऊँ सर? अल्फाज हलक में अटक के उठ खड़ी हुई। महा, ज़ईम हसन की आवाज़ ने इसके कदम जकड़ ली। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वो उसके मुकाबिल खड़ा था और दायां हाथ इसके सामने फैलाया। महा मुँह खोले से देख रही थी, वो बिना पल के सबके सामने खड़े शख्स के स्नेह रूप को देख रही थी। ज़ईम हसन के लबों पर मुस्कुराहट कुछ गहरी होगी और तब महा ने अपना दायां हाथ इसके मजबूत हाथ में थमाया। थैंक यू, इसने ज़ईम हसन को कहते सुना और फिर दिल को संभालती बाहर पलट गई। ज़ईम हसन के मुस्कुराते लब भींच के और पलट कर दोबारा अपनी सीट पर जा बैठा, जबकि बाहर सोफिया और नंदनी अपनी हैरत का इजहार करती से ट्रीट का मुतालबा कर रही थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। सोफिया ने याद दिलाया तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। पहली बार लबों ने इस तरह मुस्कुराना सीखा था, वो पहली बार इसका दिल इस अनोखी लय पर धड़क रहा था। इस रोज़ मामा का फ़ोन आया तो वो खिलाफ मामूल बहुत चहक रही थी। मामा ने भी इसकी खुशी की वजह पूछी तो वो टाल गई, और तो और सबा चची ने भी इसकी खुशी की वजह पूछी तो वो हैरान सी रह गई कि मेरे चेहरे पर लिखे कि मैं आज बहुत खुश हूँ। आईने के सामने खड़ी वो जाने कितनी देर खुद को देखती रही, फिर खुद ही छेंप कर सामने से हट गई। वो सारी ज़िंदगी सिर्फ दो औरतों के साथ रही थी, मामा और बुआ जी। ए लेवल्स तक इसने गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा। एक मामू थे जिनसे कभी कभार ही मिलना होता। मामा किसी के घर आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनके घर भी कोई नहीं आता था। चाचू से वो यहीं मिली थी। चाचू सिर्फ एक आध बारी पाकिस्तान आए थे जब वो सिर्फ 8-9 वर्ष की थी। ददियाल में कोई और था नहीं, एक पुप्पो थी, मगर मामा इनसे मिलना पसंद नहीं करती थी। वो इनसे कभी भी नहीं मिली थी, सिर्फ बुआ जी की ज़ुबानी सबके बारे में सुना था। मामा की 2 बहनें थी, वो दोनों मुल्क से बाहर थी। एक ऑस्ट्रेलिया में थी जबकि दूसरी कुवैत में रहती थी। मामा ने हमेशा इसके साथ बहुत सर्द सा रवैया रखा था। वो हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहती थी। माँ के कहीं आने जाने पर वो नज़र रखती थी और जहाँ मुनासिब न समझती नहीं भेजती थी। इतनी लगी बंदी रूटीन से वो एकदम बिल्कुल आज़ाद माहौल में आई तो भी हर लम्हा मामा का खौफ सर पर सवार रहता। मगर चाचू सबा चची के बेपरवाह अंदाज सोने पर सुहागा, सोफिया और नन्नी जैसी फ्रेंड्स ने इसके अंदर की बेखौफ लड़की को जगा दिया था। पहले वो हर काम में मामा की मोहताज हुआ करती थी, अब खुद ब खुद हर मसले के लिए ज़ईम हसन की तरफ देखने लगी। ज़ईम हसन में इससे ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर फिर भी माँ का छोटे से छोटा मसला खुद हल कर दिया करता था। माँ सिर्फ इसमें खुश थी कि ज़ईम इसकी हर बात वजह से सुनता। इसने कभी ये सोचने की सहमति न की कि वो शख्स जो कभी से देखते चेहरे पर नागवारी और सर्द मोहरी ले आता था, यह कैसे बदल गया। वो इस पर इतना मेहरबान क्यों था, इसने कभी इस बारे में सोचा तक न था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि गुजरते वक्त के साथ इसके दिल में ज़ईम हसन की मोहब्बत में इजाफा हो रहा था। इसका और ज़ईम हसन का ताल्लुक़ किसी की समझ में नहीं आता था। वो ज़ईम से मोहब्बत करती थी, ये बात इसके अलावा सिर्फ सोफिया और नन्नी को मालूम थी, जबकि लोगों की नज़र में वो उस्ताद और शागिर्द थे। मुमकिन है कि इनके इस ताल्लुक़ को कोई इसलिए भी काबिल गिरफ्त ना समझता हो क्योंकि वो दोनों हम वतन थे, और जिस मुल्क में वो रहते थे वहाँ किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं था कि किसी दूसरे के बारे में सोच सके। जी और जीने दो का फार्मूला बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा था। इस रोज़ नन्नी की तबीयत खराब थी। सोफिया चंद दिनों के लिए तुर्की गई हुई थी, इसलिए वो अकेली आई थी। आखिरी लेक्चर फ्री था, इसलिए वो जल्दी फारिग होगी। तभी मैमुना इसके पास चली। हेलो, कैसी हो? फ़ाइन, तुम कैसी हो? दोनों में पहले जैसी बेतकल्फ़ी ना रही थी। आज इतने अरसे बाद वो बात कर रही थी। ठीक हूँ, चंद साने दोनों के दरमियान खामोशी। मैं वापस कहरा जा रही हूँ। क्यों? तुम्हें तो मास्टर्स के बाद जाना था। माँ को हैरानी हुई। मेरे पापा चाहते कि मैं वहीं रहकर पढ़ूँ। मैं दादी की हमायत पर यहाँ चली आई थी, मगर अब तो दादी भी नहीं है। एक लम्हे को मैमुना रुकी। जाने से पहले मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि तुम जो कर रही हो वो ठीक है या गलत, मगर मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि तुम जैसी लड़की सोफिया नन्नी की बातों में आकर। 1 मिनट मैमुना, माँ ने इसकी बात काटी। मुझे पता कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है, सब मोहब्बत करते हो। अगर मैंने ज़ईम हसन को चाहा तो कोई गुनाह तो नहीं किया। तुम समझ नहीं रही, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मगर इस तरह खुद से किसी की तरफ बढ़ना। वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। माँ ने एक बार फिर इसकी बात काटी। मैमुना एक लफ्ज़ खामोश होगी। इन्होंने तुमसे खुद कहा तो नहीं, मगर मुझे मालूम है। खुदा करे तुम जैसा चाहती हो तुम्हें मिले, फिर भी ज़िंदगी की किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। मैमुना के जाने के बाद वो काफ़ी देर यूं ही बैठी रही। चौंकी तो तब जब अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान पर बादल छाए हुए थे और फिर मौसम भी सर्द था। हर तरफ पानी पानी, बादल खूब टूट कर बरसे थे। पानी की जलथल में इसे कुछ सुझाई न दे रहा था। पॉइंट भी मिस हो गया और वो यारो मददगार सी कड़ी बारिश में भीग रही थी। आन के आन में सड़कें खाली हो गई थी, पूरा हांसी होगी। तब मेटालिक ग्रेस से किसके करीब आकर रुकी। आए माँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। ज़ईम हसन भी अब कॉलेज से फारिग होकर घर जा रहे थे। माँ खुदा का शुक्र अदा करती गाड़ी में बैठ गई। कपड़े बिल्कुल भीग गए थे, मुसलसल काँप रही थी। ज़ईम ने हीटर ऑन कर दिया था। आज आपकी फ्रेंड्स नहीं आई? ज़ईम के पूछने पर इसने नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया। बारिश बहुत ज़ोरों की थी। वहाँ के घर वाली सड़क पर बड़ा सा दरख्त गिरा था पड़ा था, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक था। आप मुझे यहीं उतार दें, मैं पैदल चली जाऊँगी। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आपका घर भी यहाँ से काफ़ी फासले पर है। मैं चली जाऊँगी सर, आप फ़िक्र ना करें। मैं फ़िक्र कैसे ना करूँ? लहजा आम सा था, मगर अल्फाज बहुत ख़ास थे। माँ ने एक लम्हे ज़ईम की तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। चलिए आज आप मेरे घर पर चलें, मैं आपको अपने हाथ से बना पास्ता खिलाता हूँ। मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में चंद दिन बाकी रह गए, मैं आपको अपनी पेंटिंग्स भी दिखाऊंगा। आज पहली बार ज़ईम हसन ने इसे अपने घर चलने की दावत दी थी, जो माँ ने झिझकते मान ली थी। घर पहुँचते पहुँचते माँ का छींक कर बुरा हाल हो गया था। बारिश ने अपना काम कर दिखाया था। आप फटाफट कपड़े चेंज करें, मैं इतने में खाना तैयार करता हूँ।
ब्लू जीन्स और सफ़ेद कुर्ते से थमाकर वो खुद किचन काउंटर की तरफ बढ़ गया। लंबी सी जीन्स को फोल्ड करके इसे अपने साइज़ का बनाया। ढीला ढाला कुर्ता इसके घुटनों तक आ गया था। वो अपने बाहर आई तो ज़ईम आतिशदान में लकड़ियाँ सुलगा रहा था। वो दोनों हाथों को मसलती वहीं बैठ गई। अभी भी वो काँप रही थी। बड़े गैर महसूस अंदाज में ज़ईम हसन ने भारी मर्दाना शाल इसके शानों पर डाली थी। अपने कंधों पर इसके हाथों का लमस महसूस करके वो चौंकी। अगले लम्हे वो पीछे हट गया। माँ ने शाल अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट ली। भूख लगी है? ज़ईम के पूछने पर इसने इस बात में सर हिलाया। सिर्फ 5 मिनट में, बस अभी आया। और ठीक 5 मिनट बाद वो चेंज करके प्लेटों में पास्ता निकाला था। वो इसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। अड्डा चंगा हो गया ज़ईम हसन। माँ इसके सामने खाते हुए झिझक रही थी। क्या पास्ता बहुत बुरा बना है? नहीं तो फिर आप खा क्यों नहीं रही? खा तो रही हूँ, वो धीरे से बोली। देखे माँ, अगर आप मेरी वजह से झिझक रही है तो मैं उठकर चला जाता हूँ। आप आराम से खाना खा लें। नो नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। श्योर? इसने इस बात पर सर हिला दिया। मैं कॉफ़ी बनाऊँ? खाने के बाद माँ ने पूछा। नेकी और पूछ पूछ, वैसे आपको कॉफ़ी बनाना आती है? लहजे में शुगुफ्तगी थी। क्या मतलब? मैं आपको इतनी पहाड़ नजर आती हूँ? वो ठनकी तो ज़ईम धीरे से मुस्कुरा दिया। ज़ईम मेज़ल पर चुका अपनी पेंटिंग मुकम्मल करने में मसरूफ़ था जब वो कॉफ़ी के मग ले चली। थैंक्स। कॉफ़ी का मग थामते इस पर एक सरसरी से निगाह डाली। वो वहीं बैठकर ज़ईम की पेंटिंग करते हुए देखती रही। वो बिल्कुल महव होकर काम कर रहा था। इर्द गिर्द का बिल्कुल होश ना था। चंद सानी से देखने के बाद उठकर इसके करीब चलिए। सर, आप इतनी अच्छी पेंटिंग्स कैसे तख्लीक कर लेते हैं? माया का खोया खोया सा लहजा था। नजर इसी पेंटिंग पर जमी थी जो एजिद पर दे रही थी। एक मुसव्वर के लिए सबसे अहम चीज़ रंगों की ज़ुबान समझना होती है। रंगों की ज़ुबान? वो कुछ हैरान हुई। हाँ, रंगों की ज़ुबान होती है, अलग और मुनफरिद ज़ुबान। जब भी ज़ुबान समझ में आ जाती है तो मुसव्वर खुद ब खुद रंगों से खेलने लगता है। अगरचे रंगों का खेल कदर पेचीदा होता है मगर बहुत दिलचस्प होता है। मुख्तलिफ स्ट्रोक्स लगाते हुए वो बोल रहा था और वहाँ पूरी दिलचस्पी से इसे सुन रही थी। आपको दिलचस्पी है रंगों से? वो रुककर इसे देखने लगा। पहले तो नहीं थी मगर अब। वो एक लम्हे को रुकी। मगर अब क्या? इसकी आंखों में झांका तो वो गड़बड़ा कर नजरें झुका गई। ज़ईम हसन की नज़रों की तपश से वो पिघलने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से वो ज़ईम हसन की नज़रों की तब्दीली महसूस कर रही थी। इस मामले में औरत बड़ी हद हसास होती है। नज़रें पहचानने का फ़न शायद एक लड़की से बेहतर कोई नहीं जानता। ज़ईम हसन मुँह से कुछ नहीं कहता मगर इसकी निगाहें बोलती थी जो माँ को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर देती। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो पलट कर ग्लास विंडो के पास जा खड़ी हुई। बारिश अभी भी हो रही थी। माँ को यूँ लगा जूं अंधेरा फैल रहा, बारिश का जोर भी बढ़ रहा था। शाम के 5 बजने वाले थे मगर हर तरफ अंधेरा सा छा गया। बारिश का हुस्न देखने में जितना, इससे कहीं बढ़कर इसका लुत्फ़ छू कर महसूस करने में। सांसों की तपश गर्दन पर महसूस हुई तो चौंक कर पलटी। महज चंद इंच का फासला था। सर इसके सीने से टकरा गया। ज़ईम ने हाथ बढ़ाकर ग्लास विंडो खोल दी। सर्द हवा का झोंका और बारिश के कतरे बेक वक्त हमलावर हुए। वो गैर इरादी तौर पर महा इसके करीब हो गई। इतनी डरपोक को महसूस हुआ। मुझे बारिश से डर लगता है। ज़ईम ने गहरी निगाह इस पर डाली। माँ इसकी इस तरह देखने पर कुछ घबरा गई। मेरे होते हुए भी डर लग रहा है? माँ का दिल अनोखी लय पर धड़कने लगा। शायद बिजली जोर से चमकी थी। बादल गरजे तो वो डर कर इसी वजूद में बना ले बैठी। बिल्कुल बेख्तियारी में वो ये कर बैठी थी। ज़ईम ने शानों से थाम कर इसे खुद से अलग किया। लम्हों का फसूं ख़त्म हुआ तो वो होश में आई। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगी आपको इस और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। गज़ाला शेख, वेरी वेरी नाइस नावल, थैंक यू। बुशरा आज़म, बहुत ही ज़बरदस्त लगा नावल। सिस्टर अरीज, थैंक यू। राजा राफ़े, वेरी नाइस नावल, थैंक यू। काफ़ी टाइम बाद नज़र आए आप भी। बुशरा आज़म, वेरी नाइस नावल, थैंक यू। गज़ाला शेख, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू। मीर खान, यार अब कोई लॉन्ग नावल भी करेंगे स्टार्ट जल्दी। शेलो, वेरी नाइस स्टोरी, सो इम्प्रेस्ड बाय द कैरेक्टर्स नेम अली ज़रून, टू क्यूट एंड क्रेरिंग, थैंक यू। बाद अली, वेरी नाइस, थैंक यू। जुल्फ़िशा खान, दिल खुश हो गया नावल सुन के, बहुत मस्त, थैंक यू। जुल्फ़िशा खान, मेरा नाम चंदशाह नहीं है, जुल्फ़िशा है और रमज़ान में बिज़ी होने की वजह से नहीं आई थी, पर अब इंशाल्लाह सुनूंगी, कमेंट भी करूंगी। नावल बहुत मस्त है आपका, ज़्यादातर नावल बेस्ट रहते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब ज़रूर कमेंट कीजिएगा जुल्फ़िशा। मीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस दादू की वजह से इस बार मेरी फैमिली की कुछ फीकी गुजरी, सबको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। हमेशा उनके ईद देना, दुआ देना, सब कुछ। बस अल्लाह पाक उनके लिए मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं आप। नावल बहुत अच्छा लगा मुझे, अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये ना होता है कि ईद वाले दिन कुछ खाओ तो यही लगता है कि रोज़ा है, तो कुछ खाया भी नहीं जाता। यार आपने तो बड़े काम किए, वैसे मैंने भी किए। चांद रात वाले दिन तो काम ही इतने होते कि सब भी करने पड़ते हैं काम, लड़कियों के लिए बस यही है। तो होर की कसम में बड़े काम किए थे। मैं भी 1 बजे तक जागी हूँ। मैं तो 3 बज गए थे मुझे, तो मेरा ख्याल है हाँ 3 बज गए थे। हमारे घर तो चची बड़ी मम्मा वगैरह करती हैं। हम लोग घर की सफाई और बहुत सारे काम करते हैं। मैंने भी पापड़ी चाट बनाया है जो सबको बहुत पसंद आई। वाओ नाइस। मेरी चाची भाभी जो है ना वो नहीं करने देती। मेरी चाची भाभी, बड़ी मम्मा सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो कहीं नहीं गए, सब घर ही आ रहे थे। सही।
नानों की तरफ दावत थी और हुरब इब्राहिम लोग आए थे। सब ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सभी आए हुए थे आज भी, बल्कि मैं फ्रेंड की तरफ गई थी तो वहीं से लेने गए थे। हुरब से कहना जुनी मिस करती है आपको जी। हुरब आएगी तो ज़रूर बात कराऊँगी। और आपके मामा पापा भाई भाभी सिस्टर लोग जी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। चलो जी, होगी जुनी की बकबक, कोई नहीं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचा। तो कैसा लगी आज की एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इस नावल के आई थिंक सो लास्ट पार्ट के साथ, या अभी कुछ कह नहीं सकते क्या बनता है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।